हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 4 में आज का जो टॉपिक है, आयनिक बंध किसे कहेंगे या विद्युत संयोजी बंध किसे कहेंगे। इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जैसे आयनिक बंध का निर्माण होता है इसमें कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। साथ में आयनिक बंध से जो यौगिक का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक, और आयनिक यौगिक के विशेष गुण, इतना हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा। कम समय में कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, लेकिन बेहतर आपको समझना है। यहाँ पर आपको विद्युत संयोजी बंध समझना है और अगले लेक्चर में सहसंयोजी बंध समझना है। सहसंयोजी बंध और विद्युत संयोजी बंध दोनों देखने में सुनने में भाई सेम लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा बंध डिफरेंस होता है। ठीक, कैसे पहचानेंगे किसी यौगिक में कि भाई इसमें ही आयनिक बंध का निर्माण हो रहा है, ये चीज़ तो समझना है। तो जिस शाब्दिक अर्थ में कह दिया जाए कि आयनिक बंध मतलब आयनों के बीच बंध, यानी दो विपरीत आयन है उनके बीच क्या है, कुछ न कुछ एक आकर्षण बल होगा जिस कारण एक बंध का निर्माण होगा, उसी बंध को आयनिक बंध कहते हैं। बिल्कुल सही है कि हमारे पास दो आयन से, विपरीत आयन से, एक प्लस और एक माइनस है, इनके बीच जो भी बंध बनेगा उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। परिभाषा आप लिख ही सकते हो कि दो आयनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बनने वाले बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है बच्चों। NaCl मतलब Na पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और Cl निगेटिव। जैसे Na पॉजिटिव होता है और हमारा एक होता है Cl निगेटिव, तो NaCl के बीच जो बंध है तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तब बना लिया NaCl। क्या? NaCl। तो इसके बीच जो बंध का निर्माण हो रहा है उसे कहेंगे आयनिक बंध। अब ये जो दोनों परमाणु है, आपका सोडियम और एक आपका क्लोरीन, तो ये किस प्रकार से साझा करते हैं। जैसे सोडियम जो होता है, वो जो सोडियम है बच्चों, ये सोडियम किसी को एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, ठीक है, और क्लोरीन जो है आपका वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। ठीक है, आगे मैं इसको कर देता हूं, आपको थोड़ा विजुअल समझाता हूं। क्लोरीन जो है किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, तो Cl निगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, इसलिए माइनस हो जाता है, और सोडियम देने की क्षमता रखता है इसलिए प्लस हो जाता है। कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन देता है वो, है ना, पॉजिटिव के रूप में हो जाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन लेता है तो निगेटिव के रूप में हो जाता है। यहाँ पर जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लिए बैठा है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, इसलिए निगेटिव चार्ज लिए बैठा है, और विपरीत आयन बन गया इस प्रकार से। और जब आयनों के बीच एक बंध बन गया, जैसे Na पॉजिटिव जो है और Cl निगेटिव आपस में क्रिया करके एक बंध या एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस बंध को हम आयनिक बंध और यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा किस प्रकार से होता है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे बच्चों, यदि हमारे पास सोडियम है, इसके बाह्यतम कोश में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, माइनस कर दिया जाए, तो यानी पॉजिटिव बन गया, मतलब इसके 2, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, है ना। सही है कि नहीं है? इसी प्रकार से यदि क्लोरीन है, क्लोरीन यदि किसी को एक इलेक्ट्रॉन नहीं, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, प्लस मतलब योग होना, तो ये बन जाएगा हमारा Cl निगेटिव। मतलब आपके पास 2, 8, 7 होते हैं बाह्यतम कोश में, एक किसी से ले तो 8। तो इस प्रकार से इसका अष्टक नियम कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब कि सोडियम किसी को दे दिया भाई एक इलेक्ट्रॉन और अपना धनायन के रूप में परिवर्तित हो गया, और जो क्लोरीन है किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऋणायन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इसका भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो देखो बढ़िया सा 2, 8, बाह्यतम कोश में 8 होना चाहिए। यदि इसमें देखा जाए तो 2, 8, 8, तो इस प्रकार से हो जाता है। अब इनमें जो बंध का निर्माण होता है, जैसे हमारे पास सोडियम है, क्या है? सोडियम है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से अब जब सोडियम कहेगा कि हमारे बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, हम बंध का निर्माण तो कर लेंगे, लेकिन एक कंडीशन होगा, यदि हमारे बाह्यतम कोश में भाई आप आओगे तो हमारा भाई 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपका पूरा इलेक्ट्रॉन।
सिंपल, तभी तो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होगा अष्टक नियम के आधार पर, अन्यथा तो अष्टक नियम का पालन ही नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार क्लोरीन कहता है कि भाई ठीक है, तुम क्या करो, अपना जितना भी इलेक्ट्रॉन है कोई बात नहीं है, दे दो और मेरे से जितना भी मेरे बाह्यतम कोश में ले सकते हो। तो इस प्रकार से क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन इससे लेता है और अष्टक नियम का पालन करता है। अब फिर इसके बीच बंध का निर्माण बन जाता है और ये बन गया आपका आयनिक बंध। ठीक है, जैसे हम HCl की बात करते हैं, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बंध एक ही इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, बंध एक ही इलेक्ट्रॉन से होगा, तो बोलेगा भाई साहब हमारा तो 2 इलेक्ट्रॉन में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये इसका पूरा इलेक्ट्रॉन, सही है कि नहीं। क्लोरीन भाई साहब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन रख करके 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए तो अष्टक नियम का पालन करता है। ठीक, तो विपरीत आयन वाले जो हमारे पास परमाणु हैं और उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, और उसके बीच एक क्या बनता है, यौगिक का निर्माण होता है ना, बंध बनता है, यौगिक का निर्माण होता है, तो उस बंध को कहते हैं आयनिक बंध, और बनने वाला यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। और बहुत सारे यौगिक हैं, ऐसा मत समझ लेना है। CSCl सीजियम क्लोराइड, CS1 पॉजिटिव होता है बच्चों, और जो आपका क्लोरीन है 1 निगेटिव होता है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और साझे से बंध बनाता है। तो फिर आयनों के बीच जो बंध का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, आयनिक बंध कहते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु आयनिक बंध का निर्माण कर रहा है, तो उसके बाह्यतम कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी या तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी, अर्थात अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे यहां पर मैंने बात किया था सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, सोडियम के पास 2 8 1 है, लेकिन इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो अष्टक नियम पूर्ण हो गया, 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ रहे हैं। इसी प्रकार क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो भाई साहब इसके भी अष्टक नियम पूर्ण हो गए। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि यहाँ पर सोडियम का भी आपका विद्युत संयोजकता 1 है और क्लोरीन का भी विद्युत संयोजकता 1 है। तो परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग कि किसी भी तत्व द्वारा अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसकी विद्युत संयोजकता कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ आपका परिभाषा हो गया आयनिक बंध का। अब आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो बंध बनता है उसमें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला नंबर है आयनन विभव। आयनन विभव किसे कहते हैं कि किसी भी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाह्यतम कोश से जो भी ऊर्जा लगती है उसे उसका आयनन विभव कहते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, सोडियम जो है इसके बाह्यतम कोश में 2 8 1 यानी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्यारे बच्चों ये बनाता है Na पॉजिटिव, क्या Na पॉजिटिव, तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब भाई आयन के रूप में होगा तभी तो वो बंध का निर्माण करेगा, जो जितना ज्यादा आयनित होगा, जितना आसानी से आयनित होगा, बंध उतना ही प्रबल होगा, सिंपल समझो। अच्छा, अब जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो जो ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है, उसी को कहते हैं आयनन ऊर्जा। अब जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसमें उतनी ही कम एनर्जी लग रही है। कहने का मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है उसका आयनन ऊर्जा कम होगी, सही है, और कम होगी आयनन ऊर्जा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आसानी से धनायन बनाएगा, और जिससे आयनिक बंध भी उतना आसानी से बन सकेगा। यानी आयनिक बंध बनने के लिए क्या जरूरी है, पहले आयन के रूप में निर्माण। आयन के रूप में निर्माण कब होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब वो धनायन बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बाह्य माध्यम से कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे। यदि अधिक एनर्जी देनी पड़ रही है तो भाई साहब उसमें ऊर्जा का लॉस ज्यादा हो रहा है, और यदि कम ऊर्जा लग रहा है मतलब आयनन ऊर्जा कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आसानी से बंध बन जाएगा, और जिससे प्यारे बच्चों आयनिक यौगिक का निर्माण आसानी से हो जाएगा।
यानी इससे निष्कर्ष तो आप समझ ही गए हैं कि आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि अधिक। तो यदि आसानी से हमको बंध का निर्माण करना है तो आयनन ऊर्जा किसी भी परमाणु का कम होना चाहिए, ताकि कम ऊर्जा में वो इलेक्ट्रॉन त्याग सके, आयन के रूप में परिवर्तित हो सके और फिर आयन जो है बच्चों वो क्या कर सके, एक बंध का निर्माण कर सके। जैसे सोडियम है, सोडियम जो है अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए उसे ऊर्जा लगेगी, वही ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाएगी। तो जिस तत्व का आयनन विभव जितना कम होगा उस तत्व का परमाणु उतनी ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और उतनी ही आसानी से आणिक यौगिक का निर्माण हो सकेगा, आणिक बंध का निर्माण हो सकेगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, कि किसी भी तत्व का आयनन विभव जितना क्या है, कम होगा, आयनन ऊर्जा जितना कम होगा, परमाणु उतनी ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है भाई, उतना ही आसानी से फिर बंध का भी निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, प्रवृत्ति है। जैसे अभी आपने सोडियम देखा, इसमें आयनन ऊर्जा लगा, और यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2, 8 और 7। जब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका अष्टक नियम पूर्ण हो जाता है, और जब भाई साहब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति वो कहलाती है, वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। यानी जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना अधिक ऋणायन बनेगा, मतलब उतना ही आसानी से ऋणायन बनेगा, और जितना आसानी से ऋणायन बनेगा उतना ही आसानी से आयनिक बंध का निर्माण हो जाएगा। यानी कोई भी परमाणु, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें, किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता जितना अधिक होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी अधिक होगी उतनी ही प्रबलता के साथ वो ऋणायन बनेगा और उतना ही आसानी से आयनिक बंध का निर्माण करेगा। यानी जिन तत्वों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता उतना अधिक होगी, प्रबलता के साथ ऋणायन बनेगा और शीघ्रता से आयनिक बंध का निर्माण हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता ये क्या है, साझे के इलेक्ट्रॉन को, जैसे विद्युत संयोजी अबंध से बनने वाले 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणता जितनी अधिक अंतर होगा उतनी ही आयनिक बंध प्रबल होगा। यहाँ का मतलब ये है कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जितनी अधिक होगी उसमें भाई साहब आयनिक बंध का निर्माण उतना ही प्रबल होगा, क्योंकि उतनी ही आसानी से वो खींचेगा। साझे के इलेक्ट्रॉन का भाई देखो, मतलब हम आपसे एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना रहे हैं, कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड हम एग्जाम्पल इसीलिए आसानी से लेकर चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई साहब जो सोडियम और क्लोरीन ये साझे के इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को आकर्षित करने की जितनी क्षमता होगी उतना ही प्रबल उसका हम क्या कर सकते हैं, आयनिक बंध का निर्माण कर सकते हैं। और जो आखिरी प्रभावित करने वाला कारक है वो है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास मान लो कोई क्रिस्टल है, उसको हम तोड़ना चाहते हैं, क्रिस्टल को हम उसको आयन के रूप में तोड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक बल लग रहा है, उसी बल को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा लगती है, उसे हम बोलते हैं जालक ऊर्जा। जैसे 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को अवयवी आयनों के निर्माण के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यकता होगी या जितना ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे उसका हम जालक ऊर्जा कहते हैं। कुछ बुक में आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि 1 मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल से अवयवी आयनों को पृथक करना है तो जितना ऊर्जा आवश्यकता होगी उसका जालक ऊर्जा कहेंगे। या कभी कभी ऐसा भी मिल जाएगा कि किसी आयनिक क्रिस्टल से उसके अवयवी गैसीय आयनों से निर्माण होने के लिए जितना ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये कंफ्यूज मत होना, हो सकता है उत्सर्जित हो रही हो सकता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा हो तो एनर्जी निकल रहा हो, या तो इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी लग रहा हो। तो उनको हम आयन के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। कोई भी हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है उसको हम आयन के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो जो भी एनर्जी लगती है उसका हम बोलते हैं जालक ऊर्जा। अब देखो ये जो जालक ऊर्जा है इस पर हम एक अलग सा सेपरेट वीडियो लाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी फिलहाल आप आयनिक यौगिकों के गुण पर चर्चा कर लीजिए। तो आयनिक यौगिक के गुण कौन कौन से हैं, एक भौतिक अवस्था, क्रिस्टलीय संरचना, उच्च गलनांक, क्वथनांक। अरे तो काफी लंबा है भाई साहब, है ना, जो कि अगले लेक्चर में ठीक रहेगा, उसे मैं समझा दूंगा क्योंकि काफी लंबा समय लगेगा। कठोरता, भंगुर की प्रकृति, आयनिक अभिक्रिया, समाव्यपता, विद्युत चालकता, ये सब कुछ अगले लेक्चर में हो जाएगा, मजा भी आएगा, बेहतर आप समझ भी पाओगे। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में जालक ऊर्जा तक मैंने कंप्लीट कर दिया। और प्यारे बच्चों यही नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, चार्ज 100 रुपीज़ लगता है, 100 रुपये
कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। बेहतर रूप से आप तैयारी करें, हमारे प्लेलिस्ट में जुड़ें ताकि सारे लेक्चर आपको मिल सके। और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।